सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कुमुदिनी लाखिया का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो आंसर होगा कथक। तो प्रख्यात कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का भी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे गुजरात से बिलोंग करती थी। उन्हें प्यार से कुमी बेन भी कहा जाता था। उन्होंने शुरुआत में जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद से ट्रेनिंग ली। उन्होंने लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज से भी नृत्य सीखा और पंडित बिरजू महाराज के साथ काम किया। उन्होंने कथक की पारंपरिक जड़ों को बनाए रखते हुए इसे आधुनिक बनाया। और उन्होंने उमराव जान जो मूवी आई थी उसमें भी एक्ट्रेस जो थी रेखा, उनको कथक सिखाया था। और उन्हें कई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि पद्म विभूषण उनको मिल चुका है 2025 में, मतलब इसी साल मिला है। तो प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले पद्म भूषण 2010 में, पद्मश्री 1987 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में, कालिदास सम्मान, ये कालिदास सम्मान कौन देता है आपको पता है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, कुमुदिनी लाखिया इनका नाम है, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, क्योंकि अभी 2025 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। कथक ये हमारी जो 8 क्लासिकल डांसेज है उन्हीं में से एक है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो नृत्य के माध्यम से कथा सुनाते हैं। बाकी 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं वो भी देख लो आप। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, केरल के 2 है, कथकली मोहिनीअट्टम। कथक हो गया उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा और सत्रिया असम। और ये 2-3 पॉइंट और देख लो कि उत्तर भारत ये कथक का उद्गम स्थल है जिसे बाद में मुगलों ने समृद्ध किया। और ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे मुस्लिम संस्कृति ने समृद्ध किया। कथक के 3 मुख्य घराने हैं, अवध, जयपुर और बनारस। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। और कथक के सबसे प्रसिद्ध समकालीन प्रतिपादक थे पंडित बिरजू महाराज। अच्छा, वैसे ही हमारा निधन वाला प्रश्न था, तो चलो 2025 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जो निधन से संबंधित हैं। जैसे कि मिलिंद रेगे, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहा जाता था, निधन हो गया। और सुक्री बोम्मागोड़ा कर्नाटक के हलक्की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। उन्हें समुदाय के लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था, निधन हो गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया, वे हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे डॉक्टर पियरे सिल्वेन, और इनका भी निधन हो गया। 2024 में पद्मश्री मिला था। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम थे, 1999 में पद्म विभूषण मिला था। अच्छा, वैसे वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद है। डॉक्टर के.एम. चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ थे, 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी, निधन हो गया। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम निजोमा थे, उनका भी निधन हो गया। ओडिसी नृत्य के जनक थे मायाधर राउत, उनका भी निधन हो गया। गोदावरी सिंह काष्ठकला लकड़ी के खिलौने बनाने से संबंधित थे, 2024 में पद्मश्री मिला था, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य अभी कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया है। एक्चुअली में अगर आपको याद हो तो पिछले साल 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी उपवर्गीकरण करने का अधिकार है, यानी कि उसके अंदर भी ये सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब देखो, एक बार शुरुआत में आरक्षण को बांट दिया गया, किस तरह से? एसटी एससी ओबीसी में। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप एसटी एससी में और इसका डिवीजन कर सकते हो, सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और ऐसा करने से क्या होगा, या ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जैसे मान लो एससी की हम बात करते हैं या एसटी की आप बात कर लो, किसी की भी, तो इसमें जो सारे लोग हैं वो सारे गरीब नहीं है, सारे जरूरतमंद नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम भी हैं। तो इसी कारण से आरक्षण के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उपवर्गीकरण होना चाहिए, ताकि आरक्षण का असली लाभ उस समुदाय को मिल पाए जिसको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। ठीक है, इसीलिए ये सब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। और याद रखना, तेलंगाना सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। पूछ सकते हैं इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे शमीम अख्तर उन्होंने।
और अभी तेलंगाना ने अनुसूचित जाति को 3 श्रेणियों में 3 ग्रुप में बांट दिया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 करके। ग्रुप 1 में 15 सबसे वंचित समुदायों को रखा गया है और उनको 1% आरक्षण देंगे। ग्रुप 2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित समुदायों को रखा गया है, 9% आरक्षण देंगे। और ग्रुप 3 में 26 अपेक्षाकृत बेहतर समुदायों को रखा गया है, उन्हें 5% आरक्षण देंगे। तो याद रखना, प्रश्न ऐसे ही आएगा, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तेलंगाना बन गया है। अब बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद होती है। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हो गए रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। आपको बताए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के सबसे नवीनतम राज्य बना था कब? 2 जून 2014 में। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर हो गया, पशु है जिंका, हिरन, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेदू और यहाँ का उत्सव है सदर सम्मेलन। चलो, यहाँ से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो गुसाड़ी लोक नर्तक कनक राजू का निधन हो गया। वो तेलंगाना से थे, राजगोंड जनजाति से बिलोंग करते थे, निधन हो गया। और याद रखना, नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया पल्ले गंगा रेड्डी को, और इसका मुख्यालय भी याद रखना, हेडक्वार्टर तेलंगाना के निजामाबाद में। और रायतू भरोसा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। इसमें जो किसान है उनको प्रति एकड़ 12,000 रुपए में। इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना, इंदिराम्मा इंदू योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। नागोबा जतारा त्योहार यहाँ पे मनाया गया गोंड जनजाति के द्वारा, और ये दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। जबकि पहला सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार ये होता है मेदराम जथरा, जिसे समक्का सरलम्मा के नाम से भी जानते हैं। और राजीव युवा विकासम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और अभी आपको याद हो तो यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में भारत से 6 स्थलों को शामिल किया था। उसमें से एक तेलंगाना का भी था। कौन सा? मुद्दुमल मेगालिथिक मेनहर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2024-25 इंडियन सुपर लीग खिताब को किस टीम ने जीता है? तो आंसर होगा मोहन बागान सुपर जायंट ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन सुपर लीग 2024-25 की। इस बार ये इसका 11वां संस्करण था और इसका फाइनल हुआ विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम, जो मिलेगा आपको कोलकाता में। फाइनल जीत लिया है मोहन बागान सुपर जायंट ने, ये कोलकाता का है। इन्होंने हराया किसको? बंगलुरु फुटबॉल क्लब को। और इस तरह से आप देख सकते हो कि मोहन बागान सुपर जायंट का ये दूसरा खिताब है। इससे पहले 2022-23 में भी ये खिताब जीत चुके हैं। और ये जो मोहन बागान सुपर जायंट है ना, इसको मैरिनर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर बात करें गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? अलादीन अजराई को, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के प्लेयर है। और गोल्डन ग्लव अवार्ड विशाल केत को मिला है, मोहन बागान सुपर जायंट के प्लेयर है। और गोल्डन बॉल अवार्ड ये अलादीन अजराई को ही मिला है। अच्छा, फुटबॉल की बात है तो फुटबॉल से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 2025 में फुटबॉल से संबंधित जो प्रश्न हमने पढ़े वो रिवाइज कराऊंगा। एक तो याद रखना, अभी 78 नंबर की संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता था, पश्चिम बंगाल ने केरल को हराया था। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को दिया गया, लियोनेल मेसी है उनका नाम, अर्जेंटीना के हैं। और स्पेनिश सुपर कप का खिताब जो अभी सऊदी अरब में हुआ था, उसका एफसी बार्सिलोना ने जीत लिया रियल मैड्रिड को हरा करके। 2024-25 सत्र का छठा इंडियन सुपर लीग शील्ड खिताब ये जीता, जो कि कोलकाता में हुआ था। किसने? मोहन बागान सुपर जायंट ने उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हरा करके। और दूसरा पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता जो यूएई में हुई थी, उसको साउथ कोरिया ने जीत लिया था रशिया को हरा करके। अच्छा, ये भी थोड़ा सा देख लो आप, ध्यान में रखना। जैसे कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो अब जो नेक्स्ट वाले होंगे 2027 में होगा, वो ब्राजील में होगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2031 वाला यूएस में होगा, भाई 4-4 साल में होते ना। और उसके बाद 2035 वाला यूके में होगा। उसी तरह से अगर फीफा मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो अब जो होगा अगले साल होगा 2026 में, 3 जगह होगा, कनाडा, मैक्सिको, यूएस में। और 2030 वाला मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में। और 2034 वाला होगा सऊदी अरब में। फुटबॉल को वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा। तो फीफा की स्टैटिक देखते हैं। 1904 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंट कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप और नेहरू कप। ठीक, तो फुटबॉल से संबंधित ये सब हमने रिवाइज कर लिया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है?
तो आंसर होगा चौथा। तो अभी भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने हाई एनर्जी लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह हथियार प्रणाली हवा में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। तो भारत से पहले रशिया, चीन और अमेरिका इसका सफल परीक्षण कर चुके हैं। और इस लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का नाम क्या है? MKIIA। और इसे डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने बनाया, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो हैदराबाद स्थित उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र। और अगर पूछे इसका अभी परीक्षण कहां पे किया गया तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में इस 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MKIIA का सफल परीक्षण किया गया। इसके रेंज पूछेंगे तो 5 किलोमीटर है। इसके अलावा डीआरडीओ ने भी कहा कि वो अब ज्यादा शक्तिशाली मोर पावरफुल 300 किलोवाट का सूर्य लेजर वेपन सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसकी रेंज 20 किलोमीटर होगी। अच्छा, लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और लेजर से ही कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक स्वीडन की कंपनी है साब, और साब नाम आपने जरूर सुना होगा करंट अफेयर्स में कि हमने FDI में 100% इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। तो उसके तहत भारत में आने वाली ये पहली कंपनी है डिफेंस सेक्टर में। साब कहाँ की? स्वीडन की कंपनी है। तो याद रखना एक तो इसका नाम। और ये भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर के एडवांस लेजर वार्निंग सिस्टम बनाएगी। डीआरडीओ ने अभी स्वदेशी लेजर वेपन, एक लेजर हथियार है जिसका नाम है दुर्गा 2, उसका भी परीक्षण किया था। आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये किसका है? इजराइल का है। ये भी लेजर बेस्ड है। और आपको याद होगा ब्रिटेन का जो लेजर वेपन है उसका नाम क्या है? ड्रैगन फायर है। और अमेरिका का जो लेजर वेपन अभी उसने परीक्षण किया था उसका नाम हेलियोस है। ये भी याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पी शिवकामी को। तो लेखक और रिटायर्ड IAS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता है पी शिवकामी, जिनको अभी वर्चोल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि इसमें 1 लाख रुपए दी गई है। किसके द्वारा दिया गया? तो फिल्म निर्माता पंडित संजीत द्वारा स्थापित नीलम सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा इनको ये वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया पी शिवकामी को। कहां पे दिया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। अब पुरस्कार वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो, अगर पूछे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी किसे दिया गया? सई परांजपे को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को दिया गया 2023 के लिए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये अभी हमने पढ़ा भी है, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को दिया गया। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। तरुण दास को सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 अभी 4 खिलाड़ियों को मिला है। एक निशानेबाज है मनु भाकर, एक चेस प्लेयर है डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। उर्वशी सिन्हा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 अभी संस्थागत श्रेणी में ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन यानी कि भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला। यह हैदराबाद का है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी चुना गया था उत्तर प्रदेश की को। और मंत्रालयों में बात करोगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की को। उसके अलावा अभी 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2024 के लिए दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक है छत्तीसगढ़ से। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक है। और नृत्य कला निधि पुरस्कार यह भी उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। इनका संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये सारे 2025 के, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। तो हर साल 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2020 में मनाया गया था। इसका नाम ब्राजील के एक डॉक्टर कार्लोस चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 में इस रोग का पहला मामला खोजा था। चगास रोग का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ जो परजीवी है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमिक क्रूजी, और ये परजीवी ट्राइएटोमाइन बग नाम के कीट से फैलता है जिसे किसिंग बग भी कहते हैं। और इस चगास रोग को अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं और इसे साइलेंट और साइलेंस्ड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर रोगियों में जीवन भर इसके कोई लक्षण ही दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए इसको साइलेंट और साइलेंस के रूप में भी जानते हैं। तो विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल आपको याद रखना है।
चलो अब देखते हैं कि अप्रैल में कौन कौन से दिवस अभी तक हम मना चुके हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, और 21 जून को जो योगा दिवस होता है उसकी थीम घोषित कर दी गई है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अप्रैल के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट दिवस है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आमिर खान को। तो बॉलीवुड एक्टर है आमिर खान, और इनको अभी चीन में 2025 मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। उन्हें यहाँ मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और उन्हें चीन में प्यार से अंकल मी कहा जाता है। किसे? आमिर खान को। तो प्रश्न यही था कि किस भारतीय अभिनेता को अभी मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में अभी सम्मानित किया गया आमिर खान, और कौन सा अवार्ड मिला है? मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला है। तो इनका नाम ध्यान में रखना। और अवार्ड से एक प्रश्न अभी और आया था जिसमें मैंने आपको 10-11 अवार्ड्स जो इंपॉर्टेंट है इस साल के वो रिवाइज करवाई दिए। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने बहरीन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री। तो ऑस्कर पियास्त्री वे ऑस्ट्रेलिया के रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने अभी बहरीन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2025 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, अभी किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? मैकलैरेन के। और इस साल की ये चौथी फार्मूला 1 रेस है। कौन सी? बहरीन ग्रैंड प्री। इससे पहले अभी 3 हो चुकी है, वो कौन कौन सी वो भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं एक बार। तो सबसे पहले इस साल की हुई थी ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री, उसको लैंडो नॉरिस ने जीता था, वो मैकलैरेन के ही हैं। फिर चाइनीज ग्रैंड प्री हुई थी, उसको ऑस्कर पियास्त्री ने जीता, मैकलैरेन के हैं। तीसरी हुई थी जापानी ग्रैंड प्री, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता, वो रेड बुल के हैं। और अभी फिर से बहरीन ग्रैंड प्री को जीत लिया है ऑस्कर पियास्त्री ने। एक पॉइंट ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया कि फार्मूला 1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो आंसर होगा अतिका मीर बनी थी। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर है कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने अभी इटली के लॉरेंज मुसेट्टी को हरा करके मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखेंगे कार्लोस अल्काराज का नाम। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। टेनिस प्लेयर है, टेनिस से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कर रहा हूं। तो एक तो सबसे पहले ये याद रखो, जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो एक ग्रैंड स्लैम अभी हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो उसमें मेन सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता, वो इटली के हैं, और वुमेन सिंगल जीता है मेडिसन कीज ने, वो अमेरिका से हैं। उसके अलावा एक टेनिस प्लेयर है सिमोना हालेप, ये रोमानिया की हैं, अभी इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया। उसके अलावा हमने पढ़ा था अभी 2025 चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता जो कि तमिलनाडु में हुई थी, उसमें मेन सिंगल जीता था फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने। और अभी जो WTA मुंबई ओपन 2025 हुआ था मुंबई में, उसमें वुमेन सिंगल जीता था जिल टेकमैन ने, वो स्विट्जरलैंड की हैं। और मुंबई ओपन ये भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र WTA प्रतियोगिता है। WTA मतलब होता है वुमेन टेनिस एसोसिएशन। और आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस से है, अभी मियामी ओपन 2025 का खिताब इन्होंने जीता था। तो इस तरह से ये 2-4 प्रश्न है टेनिस से संबंधित इस साल के, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सौरव गांगुली को। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है सौरव गांगुली, जिनको फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वे पहली बार 2021 में समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। अच्छा, अभी उन्होंने किनका स्थान लिया? अनिल कुंबले का। इनके अलावा VVS लक्ष्मण को फिर से पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अभी नया अध्यक्ष सौरव गांगुली को बना दिया गया, ये नाम याद रखना। आप जानते हो वैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष अभी बने थे कौन? मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? देवजीत सेकिया बने थे। वैसे आईसीसी की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, आईसीसी मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको दुबई UAE में। चेयरमैन है जय शाह,
अच्छा, ये पॉइंट ध्यान रखना कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? डायना एडुल जी, और दूसरी बनी थी नीतू डेविड। तो ये लाइन जरूर याद रखना। अच्छा, वैसे अगर देखेंगे तो ये एक तरह से अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न हो गया। तो अपॉइंटमेंट के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, जैसे कि अभी अंजू राठी राणा के बारे में आपने पढ़ा था, पहली महिला विधि सचिव, लॉ सेक्रेटरी बनी थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ बने थे अजय भादु। और भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट ये तनुष्का सिंह बनी थी। टेफे की उपाध्यक्ष, टेफे ये एक कंपनी है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट, उसकी उपाध्यक्ष बनी थी डॉक्टर लक्ष्मी वेणु। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया था कृष्णमाचारी श्रीकांत को। आत्मा के नए अध्यक्ष, आत्मा एक टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष बने थे अरुण मामेन। टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष एन गणपति सुब्रमण्यम बने। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी पहली महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट नाम है, क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी थी। वो कहां से है? वो जिम्बाब्वे से है। और दिल्ली की अभी चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? रेखा गुप्ता बनी थी। और नए वित्त सचिव फिनेंस सेक्रेटरी ये अजय सेठ बने थे। ठीक है, तो ये भी नाम ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड कर दी जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या उसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। और अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। चर्चा में रहे 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है? लैंड माइन पर प्रतिबंध लगाने से। भगवान बिरसा मुंडा जी को सम्मान देने और सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने के लिए नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन ये किस राज्य में किया गया? मिजोरम। और कोलोसल बायोसाइंसेज किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की? अमेरिका। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? कार्तिक आर्यन। सांबा वट्ठल को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किससे है? मिर्च। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल एक्सेलरेटर अभियान लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी तार की गणना शुरू की? केरल। और आखिरी प्रश्न पूछा, लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? डीडीएल से। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। और कल आपसे पूछा था कि अभी किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया? वे किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो आंसर होगा नामीबिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।